हेलो स्टूडेंट्स। शुरुआत करते हैं नई क्लास की मेंटोर जी के साथ। लाइफ प्रोसेसेस बायोलॉजी चैप्टर 5 क्लास 10th। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस दोनों में कॉमन होता है, जिसका मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। फिर पायरुविक एसिड का आगे क्या भाग्य होता है, क्या फेट है उसका, वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस पर। अगर ऑक्सीजन पूरी तरीके से अवेलेबल है तो पायरुविक एसिड एंटर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में और CO2 38 ATP वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं और ये पूरा प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा हिस्सा कहलाता है। पहला हिस्सा तो ग्लाइकोलाइसिस कॉमन है, ये हमारा सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादातर पाया गया। लेकिन अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो फंजाई में ये प्रोसेस होता है, जैसे ईस्ट, जिसे हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एक हिस्सा है, जिसमें आपका एल्कोहल बनता है, दो एटीपी बनते हैं और ये प्रोसेस एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहलाता है। सिमिलरली अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन की कमी है, तब उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनता है, जिसे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं और एनर्जी के बेसिस पर दो एटीपी बनते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन दो तरीके से हो गया, एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक हो गया जी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी एक लैक ऑफ ऑक्सीजन और एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद हमने कंपेयर किया कि प्लांट्स के अंदर किस तरीके से सुबह और शाम में डिफरेंस होता है। तो आपने पढ़ा था कि ड्यूरिंग डे फोटोसिंथेसिस इज द मेजर एक्टिविटी और उस समय पर ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर एक्टिविटी एंड CO2 इज एब्सॉर्ब। जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका शाम के समय, रात के समय। रात में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जाएगी और CO2 रिलीज मेजर एक्टिविटी होगी। उसके बाद हमने कंपेयर किया था कि किस तरीके से एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से डिफरेंस रखते हैं। एंड देन वी हैव स्टार्टेड in last class that how is the different pathways of respiratory system or respiratory pathway in case of human beings। अब उसी को ही आगे बढ़ाते हुए इस क्लास में शुरू करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, तो भाई आप इस तरीके से समझिए कि देयर इज नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स एंटर होते हैं आपके नेजल पैसेज में। दिस नेजल पैसेज ओपन्स इनटू, ये आपका हिस्सा आ जाता है लैरिंग्स। दिस लैरिंग्स इज वॉइस बॉक्स और एडम्स एप्पल, जिससे हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। देन वी हैव ट्रैकिया, दैट इज नेम्ड एज विंड पाइप, जिसको आप सिंपली विंड पाइप भी कह सकते हैं। दिस इज विंड पाइप। देन ट्रैकिया ओपन्स इनटू ब्रोंकी। अब यहां पर बहुत समझने की जरूरत है। देखिए इस तरीके से ये हमारा ब्रोंकी हो गया और ये ब्रोंकी लेफ्ट और राइट साइड पर दो पार्ट में बढ़ जाता है, लेफ्ट और राइट साइड। अब ये हमारा होगा लेफ्ट ब्रोंकी
Bronchus is the singular, and that is named as right bronchus. So left bronchus and right bronchus, these are the two branches of bronchi as they enter into the right lung or left lung. अब इसमें जैसे ही ये अंदर की तरफ ब्रोंकी एंटर करती है, ये फिर और पार्ट्स में बढ़ जाती है। ये ब्रोंकी फिर और छोटे डायमीटर वाली ट्यूब में बढ़ जाएगी, जिसको हम कहेंगे प्राइमरी ब्रोंकियोल। Then again, this develop into another small tubule, and that is named as secondary bronchiole. Then again, it develops into more smaller diameter tube, and that is named as tertiary bronchiole. And then it again develops into more smaller diameter tube, and that is named as terminal bronchiole. This terminal bronchiole again has small diameter tubules, and these are named as alveolar duct. And these alveolar duct open into balloon like structures, and these balloon like structures are named as alveolar sac. So these are alveolar sac. Alveolar sac plus alveolar duct, these two together are named as alveoli, structural and functional unit of lungs. So what is we understood so far? अगर हम इस पूरे को देखें तो ये आपका पूरा हिस्सा, ये एक लंग के अंदर का पूरा, ये इस तरीके से दैट इज वन लंग, ये एक पूरा का पूरा लंग बन जाता है। तो इस तरीके से इस लंग में आपका पूरा मॉडिफिकेशन होता है ये, और पूरा ट्यूब्स का नलियों का जाल होता है। सो आफ्टर दैट लेट लुक्स ओवर दिस इंपॉर्टेंट एल्वियोली। अब इससे रिलेटेड आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ आर एल्वियोली डिजाइंड फॉर रेस्पिरेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोली। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी है और एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। सो फंक्शन ऑफ एल्वियोली, alveoli has very important function. First is that provide enormous surface area for exchange of gases, that means O2 CO2. So that is the first function of alveoli. Second is provide extensive network of capillaries for
exchange of gases, and third one, that provides very fast and rapid exchange of gases, rapid exchange of gases by diffusion. So that comes a 3 mark question, 1 + 1 + 1। ये 3 नंबर में पूछा जाए तो आप आसानी से रख सकते हैं, 1 नंबर में पूछा जाए तो आसानी से लिख सकते हैं आप, 2 नंबर में पूछा जाए तो आसानी से लिख सकते हैं आप। तो इस तरीके से मैंने आपको ये डिजाइन कर दिया है, दैट गिव्स यू ऑल टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ क्वेश्चंस, 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क। और ये आपकी एक्सरसाइज में भी है क्वेश्चन, और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में भी है, जस्ट इस टॉपिक के बाद ही आपको दिया हुआ है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, और वो ये है कि जितना भी हमारा फ्रॉम ट्रैकिया, फ्रॉम ट्रैकिया टू टर्मिनल ब्रोंकियोल, this whole tube portion is having C-shaped cartilage rings। कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स होते हैं, ये आप समझिए इस तरीके से कि ये एक आपका ट्यूब है गोल, और उस गोल ट्यूब को इस तरीके से आगे आगे से, जैसे ये गोल ट्यूब है, आप गर्दन मानिए गोल ट्यूब, तो ये हिस्सा आगे का सी, ये देख रहे हैं आप सी, जो मैं आपको दिखा रहा हूं सी, ये सी इस तरीके से आगे आगे तक रहता है, पीछे की तरफ नहीं रहता है। तो ये आगे से इस तरीके से पूरे के पूरे इस ट्रैकिया से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक को ये इस तरीके से कैप्चर करते हैं, और ये कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स होते हैं, और इनका फंक्शन है टू prevent collapsing and bursting of diameter of this respiratory tract। That means to make diameter intact as it is, ना डायामीटर बढ़ रहा है और ना ही डायामीटर घट रहा है, दैट इज सेम, देर इज नो चेंज इन द डायामीटर। तो ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग का ये फंक्शन बहुत पूछा जाता है, इनकी लोकेशन बहुत पूछी जाती है। मैं साथ के साथ क्वेश्चन इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज गोइंग टू बी फॉलोड फ्रॉम दिस टॉपिक। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब आगे की बात करते हैं। देखिए पूरा का पूरा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे जिनमें गिल्स हैं, लंग्स हैं, यानी कि जिनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं, सांस अंदर लेने के लिए और सांस बाहर छोड़ने के लिए। कहने का मतलब यह है कि पहले हमारे शरीर में ऑक्सीजन अंदर आएगी, फिर वो एल्वियोली के थ्रू ब्लड में मिक्स होगी, और फिर वो ब्लड से बाकी बॉडी पार्ट्स को सर्कुलेट होगी, फिर वापस बॉडी पार्ट्स से CO2 आएगी, वो ब्लड से पहुंचेगी हार्ट में, हार्ट से पहुंचेगी लंग्स में, और लंग्स से एल्वियोली के थ्रू वो शरीर से बाहर निकाल दी जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस जो है आपका 2 पार्ट में बट गया। अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेशन को फॉलो करें, ह्यूमन रेस्पिरेशन, सो दैट इज, ये 2 हिस्सों में बट जाएगा, एक को हम कहेंगे ब्रीदिंग एंड सेकंड इज सेल्यूलर
respiration. Breathing and cellular respiration. So breathing means to let air in and out, to let air in and out. So that is simply the breathing. अब उसमें पूरा का पूरा जो प्रोसेस है जो हमने पढ़ा, जिसको हम एक्चुअल रेस्पिरेशन कह रहे हैं, जिसको हमने दो पार्ट में बांटा, फर्स्ट इज ग्लाइकोलाइसिस एंड देन क्रेब्स साइकिल। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और ये आपका साइटोप्लाज्म में होगा। सो दैट टेक्स प्लेस इन सेल। ये सेल के अंदर हो रहा है और सेल के अंदर दो हिस्से में, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, जिसकी वजह से एटीपी बनते हैं और वो एटीपी हर सेल के अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें ह्यूमन में होती हैं या किसी भी और एनिमल के अंदर होती हैं। यही बात आएगी प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जैसे ह्यूमन में ब्रीदिंग का काम लंग्स करते हैं। यही काम वर्टिब्रेट्स में भी, सभी आप एम्फीबियंस देखें, रेप्टाइल्स देखें, सभी में लंग्स में होता है ये। अब यही काम अगर हम प्लांट्स में कहें तो वहां स्टोमेटा हो जाएंगे गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो यहां गैसियस एक्सचेंज का काम ब्रीदिंग कर रही है। अब इस ब्रीदिंग को हम समझते हैं, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक जिससे मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूं, एंड दिस इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग आप तरीके से होती है, दैट मीन्स दो स्टेप हैं ब्रीदिंग के। फर्स्ट स्टेप इज इंस्पायरेशन एंड सेकंड इज एक्सपायरेशन। Inspiration means to let air, that means oxygen in, and expiration means to let air, that means CO2 out. तो सी ऑक्सीजन का शरीर में अंदर आना, लंग्स में अंदर आना, और CO2 का लंग से बाहर जाना, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ब्रीदिंग। और ये आपका दो पार्ट में बट गया, इंस्पायरेशन यानी कि ऑक्सीजन का लंग्स में अंदर आना, और एक्सपायरेशन CO2 का लंग्स से बाहर जाना। अब देखिए जी, इसके लिए दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं जो काम में आते हैं। ब्रीदिंग दो चीजों की वजह से होती है। एक तो हम कहते हैं आपका रिब्स और दूसरा है आपका डायाफ्राम। और इन्हीं रिब्स से ही जुड़ी हुई एक और मसल्स हैं जो है आपका इंटरकॉस्टल मसल्स, जिनकी वजह से रिब्स मूव करती है। तो देखिए, बड़ा सिंपल सा फिनोमिनन है ये हमारा, जिसे हम कहते हैं छाती, चेस्ट कैविटी। तो ये चेस्ट कैविटी के बढ़ने की वजह से ये चेस्ट कैविटी स्प्रेड करेगी, तो लंग्स स्प्रेड करेंगे और हवा अंदर आएगी। ये चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिकुड़ेगी, तो लंग्स का भी वॉल्यूम कम होगा और हवा, क्या प्रेशर बनेगा और हवा बाहर आ जाएगी, यानी कि CO2 बाहर आ जाएगी। तो ये सिंपल वर्ड्स में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, यही आपको समझना है। अब आप ध्यान रखिएगा, जब भी इंस्पायरेशन होगा तो डायाफ्राम जो है वो आपका रिलैक्स करेगा और ये इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स करेंगी। तो इंस्पायरेशन में क्या है? रिलैक्सेशन ऑफ intercostal muscles of ribs outward and diaphragm moves downward.
तो ये दोनों प्रोसेस जो हैं आपका, डायाफ्राम तो नीचे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि डायाफ्राम एक तरीके का ये आपका, आप सपोज कीजिए बेस सिस्टम है, एक बेसल मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर लंग्स टिके हुए होते हैं। अब ये डायाफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा तो नीचे फैलने की जगह मिलेगी लंग्स को, और जो ये रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स की जो हैं वो बाहर की तरफ मूव करेंगी, रिलैक्स करेंगी, तो आगे की तरफ लंग्स फैलेंगे, तो दोनों तरफ से ये चेस्ट कैविटी फैलेगी। लंग्स तो उसके बाद में फैलेंगे, पहले ये चेस्ट कैविटी फैलेगी। अब जस्ट इससे अपोजिट करना है हमें, यहां कॉन्ट्रैक्शन वर्ड दे देना है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ रिब्स इनवर्ड एंड डायाफ्राम मूव्स अपवर्ड। डायाफ्राम ऊपर की तरफ मूव करेगा और इंटरकोस्टल मसल्स अंदर की तरफ मूव करेंगी, तो इन दोनों स्थिति से चेस्ट कैविटी का एरिया घटेगा। तो यहां से हमारा क्या हुआ, फ्रॉम दिस व्हाट सिंपली वी कैन से दैट एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी, सरफेस एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी इस केस में आपका इंक्रीज करेगा, और इस केस में सरफेस एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज करेगा। अब जब सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम आपका यहां पर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम भी फैलेगा, वॉल्यूम फैलेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब इसकी वजह से हम सिंपली कहें तो ये मैं अब यहां इस तरफ लिख रहा हूं, तो यहां पर वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर जो है वो हमारा कम हो गया, और प्रेशर कम हो गया, अंदर बाहर प्रेशर ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन आउटसाइड से लंग्स में आ जाएगी। इसके अंदर जस्ट अपोजिट होगा, चेस्ट कैविटी का एरिया कम हो गया तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स विल डिक्रीज। अब जब वॉल्यूम ऑफ लंग्स कम होगा तो प्रेशर इनसाइड लंग्स विल इंक्रीज एंड एयर यानी कि CO2 लेट आउट, ये शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो ये एक और आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन प्रूव किया यहां पर, ये भी आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपसे सिंपली 2 या 3 नंबर में मैकेनिज्म पूछ ली जाए ब्रीदिंग की, तो उसे आप सिंपली इस तरीके से डील करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि जो रेस्पिरेटरी पाथवे है वो किस तरीके से बना हुआ होता है, फिर हमने पढ़ा एल्वियोली के फंक्शन क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा कार्टिलेज रिंग्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं, और फिर हमने पढ़ा ब्रीदिंग मैकेनिज्म के बारे में कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, बड़ा एक और इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जो मैं आपको लगवाना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपके सामने बुक खोल रहा हूं। तो ये बुक बहुत, तो इसमें आप देखेंगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये देखिए कार्टिलेज रिंग्स वाली बात तो अब आप देख पाएंगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट। देखिए सारी चीजें जो भी अभी आपको बताई हैं सब इसमें आपको अवेलेबल है। देखिए पैसेज आल्सो लाइंड विद म्यूकस विच हेल्प्स इन द प्रोसेस। आप देखते हैं कभी भी हम कहीं धूल उड़ रही है या किसी भी हम ऐसी जगह से जा रहे हैं जहां पर फॉल स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है,
या डस्ट पार्टिकल्स एंटर, तो हमें तुरंत छींक आनी शुरू हो जाती है और हमारी नाक से म्यूकस निकलना शुरू हो जाता है। तो ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कि वो किसी भी तरीके के एयर के साथ किसी भी कंटेमिनेशन को, दूषित चीजों को शरीर के अंदर नहीं जाने देता। तो ये बात आपको यहां समझाई गई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फ्रॉम हियर द एयर पैसेज थ्रू द थ्रॉट एंड इनटू द लंग्स, तो ये भी आपको मैंने बताया। नेक्स्ट देखिए, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन थ्रॉट विच एंश्योर दैट एयर पैसेज डट नॉट कोलैप्स और बस्ट। दोनों ही चीज नहीं होनी चाहिए, ना तो कोलैप्स होना चाहिए और ना ही बस्ट होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट यहाँ पर स्मोकिंग से रिलेटेड दिया हुआ है। अब इन्हीं चीजों पर बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनकर आ रहे हैं, इसलिए इनको इंक्लूड करना अब हमारी मजबूरी बन जाता है। हम कोई भी हिस्सा एनसीईआरटी का नहीं छोड़ सकते। देखो, एनसीईआरटी से बाहर कुछ आना नहीं है और एनसीईआरटी को आपको छोड़ना नहीं है। ये बच्चों, आप इसको स्कैन कर लें ताकि आप आगे तक के लिए इसको अपने पास सेव कर सकें। तो आई एम गिविंग यू वन odd seconds to scan that. I think you have scanned. चलिए फिर आगे की बात करते हैं अब। तो ये मार्क करने के बाद आप देखेंगे मोर टू नो, ये अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि यूजिंग टोबैको डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ सिगार, सिगरेट्स, बीडीज, हुक्कास, गुटखा, ये सब हार्मफुल होते हैं। कैसे हार्मफुल होता है, अब देखो इन चीजों पर भी अब क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनका नाम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रखा गया है। यूज ऑफ टोबैको मोस्ट कॉमन अफेक्ट्स द टंग, लंग्स, हार्ट एंड लीवर। तो आपसे ये पूछ ले कि हाउ टोबैको, नेम द ऑर्गन्स दैट is affected by टेकिंग टोबैको और कंज्यूमिंग टोबैको। तो उसमें हो जाएगा टंग, लंग, हार्ट, लीवर, ये सारी चीजें इसके अंदर अफेक्ट होती हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका इसमें ये बन सकता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, ये कह रहे हैं स्मोकलेस टोबैको इज आल्सो अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, पल्मोनरी डिजीजेस एंड सेवरल फॉर्म्स ऑफ कैंसर्स। तो हमें क्या क्या बीमारी हो सकती हैं स्मोकलेस टोबैको से भी, यानी कि अगर गुटखा, पान, बीड़ी भी हम तंबाकू खा रहे हैं तो उससे भी ये नुकसान है, सिगरेट पीने के अलावा, जबकि वो धुआं नहीं दे रहा लेकिन तब भी नुकसानदायक है। तो अभी तक हमने दो चीजें डिस्कस करी इसके साथ कि किस तरीके से कौन कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है और दूसरा नुकसान क्या होता है। तीसरी बात, देयर इज अ हाई इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर इन इंडिया ड्यू टू च्यूइंग ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ गुटखा। तो जो ओरल, मुंह का कैंसर जो होता है, माउथ कैविटी का, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है और इसीलिए ये हमसे कह रहे हैं से नो टू, स्टे हेल्दी, जस्ट से नो टू टोबैको एंड दीज प्रोडक्ट्स। सो दैट इज अनदर अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में 1 मार्क। ये मैं कह रहा हूं कि खाली आपको एक एमसीक्यू बेस्ड में ही पूछे जाएं, लेकिन चांसेस पूरे हैं। आप इसको भी आसानी से स्कैन कर सकते हैं, आगे तक के लिए सेव कर सकते हैं। ये सब पोटेंशियल क्वेश्चन है। अभी तक आप देख रहे होंगे बेटा, आपको हजारों वीडियो मिलेंगी ऐसी जिनमें आप चैप्टर डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन मैं केवल चैप्टर से आपको रिलेट कर रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम से कैसे जुड़ेंगे। ओके, वो ही मेन चीज है। नंबर आपके सही ट्रैक पर दौड़ने से आते हैं, नंबर इधर उधर फालतू की चीजें पढ़ाने से कभी नहीं आते या पढ़ने से नहीं आते। तो अर्जुन की तरह केवल मछली की आंख देखिए, उस पर निशाना लगाइए और अच्छे नंबर ऑब्टेन कीजिए। इसी प्रोसेस को और इसी प्रैक्टिस को मैं आपकी तरफ ले जा रहा हूं। तो हमने यहां तक कर लिया, अब आगे देखते हैं इसको। नेक्स्ट पेज पर आप देख रहे हैं ये डायग्राम, ये बड़ा कॉमन डायग्राम है, बोर्ड में कई बार आ चुका है ये डायग्राम, तो इस डायग्राम के ऊपर भी हम फोकस करते हैं। दैट्स अ वेरी कॉमन डायग्राम फॉर बोर्ड एग्जाम। So nasal passage, as we have discussed, then the mouth cavity, pharynx, larynx, trachea,
देन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आप देख रहे हैं, और लंग्स के अंदर ये रिब्स दिखा रखी हैं आपको, और ये डायाफ्राम जो हमने बात की थी, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स जो हैं ये लास्ट में आपको टर्मिनल ब्रोंकियोल दिखा दी है, टर्मिनल ब्रोंकियोल। और ये टर्मिनल ब्रोंकियोल से आपके एल्वियोली लिखी हुई हैं। एल्वियोली आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ब्रोंकी, ब्रोंकियोल, एल्वियोलर सैक आपको मैंने बताया था अलग अलग तरीके से मिलकर बनी हुई है। तो ये पूरा डायग्राम ऑलरेडी वी हैव डन, इसको बड़े सिंपल फॉर्म में मैंने आपको प्रोड्यूस किया, डेवलप किया। इसको भी आप शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये शेयरिंग आपके पास ये जितने भी लेबलिंग हैं इनके क्या फायदे नुकसान हैं वो सब आपको बताने में हेल्प होगी, आगे तक के लिए आपके पास सेव रहेगा। तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं। आई थिंक यू हैव। ओके, लेट्स फोकस टू नेक्स्ट। आगे चलते हैं। अब फिर देखिए ये सारा कुछ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, within lungs the passage divides into smaller and smaller tubes which finally terminates into balloon like structure which are called alveoli. Already alveolus is singular, alveoli is plural. Alveoli provides a सर्फ। अब ये एल्वियोली के फंक्शन बता रहे हैं जो 3 पॉइंट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। एल्वियोली प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। सेकंड, इस सेकंड पॉइंट को देखें हम। So then we conclude कि the walls of the alveoli extensive network of blood vessels। ठीक है, तो अब ये दोनों फंक्शन आपको दे दिए जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम शुरू स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो हम ब्रीदिंग वाला पोर्शन कर चुके हैं, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। देखिए, व्हेन वी ब्रीद इन वी लिफ्ट आवर लिप्स, फ्लैटन आवर डायफ्राम। फ्लैटन का मतलब है डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, और रिब्स मूव करेंगी तो वो बाहर की तरफ मूव करेंगी, जिससे चेस्ट कैविटी लार्जर हो जाएगी, और जिसकी वजह से एयर लंग्स के अंदर हो जाएगी, और एल्वियोली पूरी तरीके से फूल जाएंगे। तो दैट इज इंस्पायरेशन। दिस इज नथिंग बट इंस्पायरेशन। अब नेक्स्ट देखिए, फिर एक्सपायरेशन को समझाया है इन्होंने। अब यहां से ब्लड, अब एक्सपायरेशन से पहले बीच में क्या होगा, ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू एल्वियोली, and the oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all parts of the body। एक तरफ तो CO2 एल्वियोली में आ गई, और एल्वियोली से O2 ब्लड में मिक्स होकर बॉडी पार्ट्स को पहुंच गई। नेक्स्ट ये कह रहे हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग साइकिल। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये इंस्पायरेशन हो गया, एक्सपायरेशन मैंने आपको लिखवा दिया। उसके बाद कैसे O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, ये पर्टिकुलर आप इस हिस्से से 4 लाइन से समझ रहे हैं। अब यहां पर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, ये भी बोर्ड के लिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल का मतलब होता है बचा कुचा, जो हमारे लंग्स में एक्सपायरेशन होने के बावजूद भी बचा रह गया। तो अब उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक ब्रीदिंग साइकिल में व्हेन वी टेक एयर इन एंड लेट इट आउट, सो दैट कुछ एयर फिर भी लंग्स के अंदर बची रह जाती है। अब उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके दो सिग्निफिकेंस है। पहला सिग्निफिकेंस ये है कि ऑक्सीजन जब अंदर कुछ रहेगी तभी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी, और इसी तरीके से जब CO2 थोड़ी अंदर रहेगी तभी वो हायर से लोअर की तरफ मूव करेगी। सो सम amount of O2 CO2 must be there in the lungs for the proper exchange of gases। That's why this residual volume is very very important, and that's a very important potential question for your board exam। So take the स्कैन ऑफ दैट पर्टिकुलर आल्सो। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है, इसको आप ध्यान से
ये सारे स्कैन आपको मैं इसीलिए करा रहा हूं ताकि इजीली आप इस चीज को कन्वे कर सकें, आगे अपनी पढ़ाई में यूज कर सकें। देखो बच्चों, हमारी वीडियो और वीडियो से अलग इसीलिए हैं क्योंकि हम साथ में क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, हम आपके मन की बात कर रहे हैं। और ये मन की बात होनी जरूरी है, जब आप सब्जेक्ट को मन से जुड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मेरी कोशिश लगातार यही है। आपने शायद स्कैन कर लिया होगा। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब इस क्लास के लास्ट फेज की तरफ। अब हमने ये सबसे पहले हमने पढ़ा सभी आपका एल्वियोली का फंक्शन, फिर हमने पढ़ा ब्रीदिंग मैकेनिज्म, फिर हमने पढ़ा रेसिडुअल वॉल्यूम का। अब यहां पर देखिए लास्ट में इसके बड़ा इंपॉर्टेंट, फिर ये टॉपिक आज आपका खत्म हो जाएगा, कि जो हमारे अंदर होता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। सो दिस इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड दैट इज नन अदर बट हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन दो पार्ट से मिलकर बना है, एक है हीम और एक है ग्लोबिन। ग्लोबिन इज द स्फेरिकल प्रोटीन और हीम इज द आयरन पार्ट, and this is found on the surface of RBC, on the surface of RBCs। RBCs की सरफेस पर पाया जाता है और इसका फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट O2 एंड CO2। CO2 3% और O2 97% ट्रांसफर करना। तो उसी के बारे में आपको दिया हुआ है। देखिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच हैज हाई एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इसलिए आप देख सकते हैं कि 97% ये ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है। अब यहां पर फिर एक बड़ा जानदार क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, 1 नंबर में, दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स। ये लोकेशन हो गई जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखना है, एंड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड हैज मोर सॉल्युबल, that is 20 to 25 times more soluble in water than oxygen, hence is mostly transported in the form of dissolved form। घुली हुई फॉर्म में इसको पास किया जाता है। तो यही वजह है कि आप देख रहे हैं आरबीसी के थ्रू केवल 3% CO2 पास होती है, क्योंकि ये 20 से 25 गुना ज्यादा घुलती है CO2 ऑक्सीजन से ब्लड में, इसलिए वो ब्लड के थ्रू ही पास की जाती है। और डिसॉल्व फॉर्म में पास करने के लिए इसको बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में हम शरीर से बाहर निकालते हैं। दैट इज नॉट इन द सिलेबस, एक आइडिया दिया है मैंने आपको, इसको इसी तरीके से आप शेयर कर लें। ये आपको मैं बार बार QR कोड इसीलिए ही आपके साथ लेकर चल रहा हूं ताकि आपको ये सारी चीजें आगे तक आपके पास सेव रहें और आप उसको आसानी से डील कर सके। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट टाइम टू स्कैन दैट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट और लास्ट पोर्शन ऑफ दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम, एल्वियोलर सरफेस। अब ये कह रहे हैं अगर हम दोनों लंग्स से एल्वियोली बाहर निकाल कर रख दें और एक जमीन पर फर्श पर फैला दें, तो आप देखेंगे लगभग 80 मीटर स्क्वायर के एरिया को कवर कर लेंगे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त सरफेस एरिया कवर कर रखा है छोटी सी जगह में, छोटे से वॉल्यूम में हमारे लंग्स से। तो ये लंग्स की खासियत है। उसके अलावा अब आपको ये बता रहे हैं कि एल्वियोली होने से क्या फायदा है। देखिए, अगर खाली डिफ्यूजन के बेसिस पर ही हमारा शरीर डिपेंड रहे तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को लंग से पैर के अंगूठे तक पहुंचने में 3 साल लगेंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कितना फास्ट एंड फ्यूरियस सिस्टम है हमारा। 1 मिनट के अंदर हम 12 से 16 बार सांस लेते हैं, जिसके अंदर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हमारे शरीर के अंदर O2 पहुंचती है और CO2 वापस लेकर आई जाती है। तो अब आप समझ सकते हैं, दैट्स व्हाई दिस डू यू नो इज इंपॉर्टेंट, दैट कम्स इन MCQ। What advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen? Already we have discussed in previous class कि इसमें आप देखेंगे कि एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि भैया आसानी, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन बहुत कम होती है।
अब पानी में घुली हुई ऑक्सीजन कम है, तो उसका फायदा उठाने के लिए, ऑक्सीजन का फायदा उठाने के लिए जो ब्रीदिंग रेट है वो फास्टर कर लेते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ग्लूकोज कैसे ऑक्सीडाइज होता है, 3 तरीके से, वो पूरा फ्लो चार्ट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। तो वो 5.8 फिगर पर जो आपका फ्लो चार्ट है, देखिए ये इसका आंसर है, सिंपल। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये अच्छे तरीके से ध्यान रखें, दैट्स अ वेरी वैल्यूएबल पॉइंट फॉर बोर्ड एग्जाम। तो ये इस का आंसर है जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा, दैट मीन्स द सेकंड वन। तीसरा अभी मैं आपको बता ही चुका हूं, ऑक्सीजन एंड CO2 ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड। अभी आपके साथ मैंने डिस्कस किया, यहां से ये आप लिखेंगे दिस द ब्लड ब्रिंग्स से लेकर और दिस ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल तक। ये भी 2 नंबर का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एंड लास्ट, हाउ आर द लंग्स डिजाइन, जो 3 एल्वियोली के फंक्शंस मैंने आपको बताए, सेम फंक्शन यू हैव टू पुट फॉरवर्ड इन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज की वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। ये इस वीडियो में आपने रेस्पिरेशन के सारे इंपॉर्टेंट आउटपुट्स पढ़े, आउटकम्स पढ़े, और उनके ऊपर कैसे सोर्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये सारे आपने पढ़े। यूं ही जुड़े रहिए मेंटोर जी क्लासेस के साथ, बायोलॉजी को आसान बनाते रहिए वीजे के साथ, और बायोलॉजी का डीजे यूं ही बजाते रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ, अगले कनेक्शन के साथ। गुड बाय स्टूडेंट।